Good evening, everyone. In today's class, we'll be covering working of institutions, which is a chapter of class 9 civics. If you require any information about live or recorded classes from class 9th till class 12th, you can contact at the two numbers given above. Also, if you like our videos, do subscribe our YouTube channel Aurora Study Circle and hit the like button, leave your valuable comments. It helps with the YouTube algorithm, also gives us a positive motivation. Let's begin. The chapter's name is Working of Institutions. What are actually institutions? All the various elements which help in a proper functioning of a democracy are termed as institutions. For example, our judiciary. हमारे जो कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो पार्लियामेंट होती है, लोकसभा, राज्यसभा, हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स, दीज ऑल सम्ड टुगेदर आर वेरियस इंस्टीट्यूशन. हमारी कंट्री में जो कोर्ट्स होते हैं अलग अलग, जो पार्लियामेंट होती है, ये सारे बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारी कंट्री के इंस्टीट्यूशंस होते हैं. नाउ द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस. So this chapter will primarily cover about how do these institutions work in an economy. Let's start. This chapter is divided into two parts. The first part is about a case study which will begin now. What was this case study? There was an office memorandum which was being brought in the 1980s. एक ऑफिस मेमोरेंडम था क्या, जैसे आप लोगों के स्कूल्स के अंदर नोटिसेस आते हैं, सर्कुलर्स आते हैं, एक सिंगल पेज के ऊपर उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है. वैसे ही उस टाइम पे एक ऑफिस मेमोरेंडम है. इस ऑफिस मेमोरेंडम को साइन किसने करा? दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज साइंड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी. द जॉइंट सेक्रेटरी बिलोंग टू डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग. After this bill, after this office memorandum was signed by the joint secretary, it was being given the stage of an act. Now let's see what was written on that office memorandum. On that office memorandum, it was written that 27% of the vacancies in civil posts and services are reserved for SCBCs. 27% जो vacancies हैं सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज के अंदर, वो किसके लिए रिजर्व करी जाएंगी? वो SCBCs के लिए रिजर्व की जाएंगी. SCBCs कौन होते हैं? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. Now you all must have heard about that we have a reservation system about SCs, scheduled caste, STs, scheduled tribe. Now in that time they had brought about a third category, that was SCBCs. सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए हम एक नई तरह की रिजर्वेशन निकालेंगे कि सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज के अंदर 27% जो वैकेंसी है वो इनके लिए पर्टिकुलरली रिजर्व करी जाएगी. दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक अबाउट व्हाट वाज द ऑफिस मेमोरेंडम. When was it brought about? It was brought about on 13th August 1990. This date is very important. Now let's talk about the history of the office memorandum. ये office memorandum actually आया कैसे? सबसे पहले 1979 के अंदर एक कमीशन बनाई गई. In 1979 a commission was made. Now अगर मैं आपसे बात करूं कि कमीशन वगैरह क्यों बनाई जाती हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के अंदर जो हमारे लीडर्स होते हैं उन्हें हर स्पेसिफिक फील्ड के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. तो इस केस में जब भी वो कोई नया लॉ किसी चीज के बारे में लाना चाहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो पहले एक कमीशन बनाते हैं और उस कमीशन को बनाने के बाद उनसे रिकमेंडेशंस लेते हैं कि हमारे को क्या नया लॉ लाना चाहिए. जैसे व्हेन आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो, बजट 2021 इज बीइंग डिस्कस्ड. तो जो बजट 2021 अभी डिस्कस हो रहा है निर्मला सीतारमण जी के थ्रू, वो उन्होंने खुद नहीं बनाया है, वो उन्होंने अपने एडवाइजर्स से रिकमेंडेशंस लेकर बनाया. वैसे ही 1979 के अंदर एक कमीशन बनाई गई. उस कमीशन का नाम क्या था? उस कमीशन का नाम था सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन. What was the name of the commission? The name of the commission was Second Backward Classes Commission. And this Second Backward Classes Commission was headed by, कौन इसका हेड था? इसके हेड थे BP मंडल. इसीलिए हम इस कमीशन को मंडल कमीशन के नाम से भी जानते हैं. सो आई एक्सप्लेन्ड यू कि गवर्नमेंट जो भी डिसीजन वगैरह लेकर आती है, लॉ लेकर आती है, वो पहले कुछ लोगों से जो फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं उनसे रिकमेंडेशंस लेती है. तो 1979 में उन्होंने सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाई और इस कमीशन को हेड कौन कर रहा था, इसका लीडर कौन था? BP मंडल था. इसीलिए इस कमीशन को पॉपुलरली मंडल कमीशन भी कहा जाता है.
1979 के अंदर इसको अपॉइंट किया गया। 1980 एग्जैक्टली एक साल बाद मंडल कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस के अंदर कहा, Mandal Commission's recommendation stated that 27% of the vacancies in civil posts and services are being reserved for SCBCs, where SCBCs is socially and educationally backward classes. Now, 1979 में कमीशन बनी, 1980 में उसने भी रिकमेंडेशन दी कि ये हमारे को ऐसे रिजर्वेशन करनी है। 9 इयर्स तक, 9 सालों तक पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन चली। 1989 के इलेक्शंस के टाइम पे जनता दल ने कहा कि अगर वो पावर के अंदर आती हैं, इफ जनता दल कम्स टू पावर, इट विल इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशंस दी हैं उन सबको वो क्या कर देंगे, उन सबको वो इंप्लीमेंट कर देंगे। जनता दल जीत गई। जनता दल जीत गई, इसके लीडर थे हमारे पास वीपी सिंह, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर बने। जनता दल की गवर्नमेंट बनाने के बाद कुछ टाइम बाद ही प्रेसिडेंट ने दोनों हाउसेस को एड्रेस करा। प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस के सामने इस कमीशन की बात करी, इस लॉ की बात करी। 6 अगस्त 1990 को कैबिनेट ने भी इसको अप्रूव कर दिया। उसके एक दिन बाद 7 अगस्त 1990 को प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में इसके सामने इस बिल को प्रेजेंट करा, और बिल को प्रेजेंट करने के बाद फाइनली ये बिल पास हुआ। और बिल पास होने के बाद ये बिल जो है वो एक लॉ में कन्वर्ट हुआ, वो एक एक्ट में कन्वर्ट हुआ। और ये चीज कब हुई? 13 अगस्त 1990 को, जब डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के जॉइंट सेक्रेटरी ने उसको साइन करा। ये ऑफिस मेमोरेंडम की पूरी हिस्ट्री थी, कैसे ये बिल आया, कैसे ये बिल जो था वो एक्चुअली एक लॉ में कन्वर्ट हुआ। नाउ अब इस ऑफिस मेमोरेंडम के आने के बाद आपने डिस्कस कर लिया कि ऑफिस मेमोरेंडम होता क्या है, हमने डिस्कस कर लिया कि आया कैसे था, इसकी हिस्ट्री क्या थी। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास इसके अंदर है, दैट इज फेवर एंड अगेंस्ट। जैसे ही ये बिल आया, जैसे ही कॉइन की 2 साइड्स होते हैं, वैसे ही कुछ लोग इस बिल के फेवर में थे, कुछ लोग इस बिल के अगेंस्ट में थे। सम वर इन फेवर ऑफ दिस बिल, सम वर इन अगेंस्ट ऑफ दिस एक्ट। उनकी सोच क्या थी, व्हाट डिड दे थिंक? जो लोग फेवर के अंदर थे, पीपल हु वर इन द फेवर ऑफ दिस बिल, दे सेड दैट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर आर सर्टेन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी व्हिच आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड एडिक्वेटली। बहुत टाइम से कोई ऐसा हमारे यहाँ पे सेक्शन है सोसाइटी का जो पार्लियामेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर ढंग से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा। और अगर आप 27% उनके लिए वैकेंसी रिजर्व कर दोगे, तो जो उनकी कम्युनिटी की वॉइस है, जो ऐसे लोगों की वॉइस है, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स वगैरह में आपको देयर वॉइस वुड आल्सो बी हर्ड। जो लोग इसके अगेंस्ट थे, उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे 27% उनके लिए रिजर्व कर दोगे, तो जो लोग ज्यादा क्वालिफाइड होंगे उनको जॉब्स नहीं मिल पाएंगे। कोई ऐसा पर्सन है जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता है और जो ज्यादा क्वालिफाइड है, उसको जॉब नहीं मिलेगी, और कोई ऐसा पर्सन जो उससे कम मार्क्स लेकर आया है, उसको जॉब मिल जाएगी बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन। तो वो लोग उसके अगेंस्ट हुए। उन्होंने कहा कि इस वजह से आप सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हो, और इस वजह से सोसाइटी के अंदर, कंट्री के अंदर डिसयूनिटी हो जाएगी, डिसहार्मनी हो जाएगी। इफ द स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग दिस, दे मे आस्क देयर पेरेंट्स, तो उनके पेरेंट्स के टाइम पर ये बिल जो था, ये बहुत न्यूज चैनल्स के अंदर आया था। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बिल था, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बसेस पे स्टोन्स पेंटिंग वगैरह भी करी थी, अपने आप को सुसाइड करने की कोशिश भी करी थी इस टाइम पे। इट वाज अ वेरी कंट्रोवर्शियल एक्ट। अब आपने समझ लिया इसके अंदर कि जो लोग फेवर में थे उनकी कंसर्न क्या थी, कि एक ऐसा सेक्ट है लोगों का जो गवर्नमेंट जॉब्स में रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा, रिजर्वेशन दोगे उनको अच्छी चीज मिलेगी, वो आगे बढ़ पाएंगे। जो लोग इसके अगेंस्ट हैं, उन्होंने कहा कि आप डिसयूनिटी क्रिएट कर रहे हो, जो लोग ज्यादा क्वालिफाइड हैं आप उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डिनाई कर रहे हो। रिजल्ट क्या है? व्हाट वाज द रिजल्ट? इफ आई टॉक अबाउट द रिजल्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया। सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर लॉ के खिलाफ लिखा, बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में केसेस फाइल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सारे केसेस को इकट्ठा करके इसका नाम क्या रखा? उन्होंने नाम रखा इंदिरा साहनी एंड अदर्स
Indira Sahani and others versus Union of India case. बहुत सारे लोगों ने इस पर्टिकुलर एक्ट के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करे, तो सबका नाम लिखने की बजाय उन्होंने सबको कंबाइन करा और कंबाइन करने के बाद उसका नाम क्या रखा, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस. ये केस कोर्ट में चला, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसका डिसीजन दिया और डिसीजन क्या दिया, उन्होंने कहा जो आप ये SC/BC की बात करते हो ना, सोशली ये बात हमारे को समझ आती है, लेकिन इसको सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस मत करो, इसे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस करो. ऐसी बैकवर्ड क्लासेस जिनके पास प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जिनके पास प्रॉपर पैसे वगैरह नहीं है, प्रॉपर इकोनॉमिकल फैसिलिटीज नहीं है, उन्हें इस रिजर्वेशन का बेनिफिट दो. सिर्फ कोई पर्सन एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है इस वजह से रिजर्वेशन मत दो. अगर वो उस पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करता है और साथ में उसकी इकोनॉमिक फैसिलिटी अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसे इस चीज का बेनिफिट दो. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने इस SC/BC का मीनिंग थोड़ा सा चेंज कर दिया. सोशली और बैकवर्ड क्लासेस एज इट इज रहने दिया, उसे उन्होंने एजुकेशनली की जगह इकोनॉमिकली कर दिया. जिन लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है उन्हें इसका बेनिफिट दो. और ये चीज आने के बाद बहुत लोगों ने इसे एक्सेप्ट करा और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को सब लोगों ने पॉजिटिवली माना. अब आगे इसके अंदर हमारे पास आता है वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस. जब इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं तो उसकी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. डिसएडवांटेजेस से स्टार्ट करते हैं. और डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस, जब आप इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे होते हो, देयर आर ऑलवेज डिलेज होती हैं, डिसफंक्शनलिज्म होती है, बार बार मीटिंग करना पड़ता है. आपने देखा कि 1979 में कमीशन बनी, 1980 में रिकमेंडेशन दी, 9 सालों तक पार्लियामेंट बातचीत चलती रही, लाना है नहीं लाना, लाना है नहीं लाना. तो ये चीज क्या है कि जब आप इंस्टीट्यूशंस में काम करते हो तो आपको डिलेज फेस करने पड़ते हैं, मीटिंग्स, प्रोसीजर्स, इन सब की वजह से टाइम बहुत वेस्ट होता है. ये कुछ प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूशंस के साथ. लेकिन जो लोग इसकी ऑप्टिमिस्टिक साइड देखते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं कि इंस्टीट्यूशंस को एक लॉ लाने में टाइम लग रहा है. इंस्टीट्यूशंस को एक लॉ लाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप इस चीज को सोचो कि जब वो एक पर्टिकुलर लॉ लेकर आ रहे हैं तो वो उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा सोचकर उस लॉ को लेकर आ रहे हैं. वो हेस्टिली कोई डिसीजन नहीं लेकर आ रहे. दे आर थिंकिंग अबाउट ऑल द स्फेयर्स ऑफ दैट एक्ट, ऑफ दैट लॉ, एंड देन दे आर ब्रिंगिंग द लॉ. सो ये इसके एडवांटेजेस हैं कि प्रॉपर सोच कर वो किसी भी चीज को, किसी बिल को एक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव ओवर देयर पार्लियामेंट. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. द टू क्वेश्चंस व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, point 5 and point 6, are the most important questions of this chapter. Fifth one is about the parliament. पार्लियामेंट में क्या क्या आता है? पार्लियामेंट में हमारे पास लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और प्रेसिडेंट आता है. If you want to convert any bill or document into an act, into a law, it must be passed with both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and must get the assent of the president. पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या होते हैं? पार्लियामेंट के फंक्शंस होते हैं, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉ. जब भी आपने लॉ बनाना है तो वो लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही वो डॉक्यूमेंट है वो एक एक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है. पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. पार्लियामेंट का गवर्नमेंट के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल होता है. पार्लियामेंट ही है जो उस गवर्नमेंट को फंक्शन करने देती है. थर्ड, पार्लियामेंट कंट्रोल्स मनी दैट द गवर्नमेंट हैज. पार्लियामेंट ही कंट्रोल करती है कि गवर्नमेंट के पास कितना बजट जाएगा, कितने पैसे वो स्पेंड कर सकती है. इसे कंट्रोल करने की फैक्टर कौन है? वो पार्लियामेंट है. एंड लास्ट, इट इज द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट. और ये सब तो आपको पता ही है, टीवी चैनल्स पे जब भी सेशन होता है लोकसभा का, राज्यसभा का, तो वो लाइव एयर किया जाता है. वहां पे एक पर्टिकुलर लॉ के ऊपर वो फेवर और अगेंस्ट में डिबेट्स करते हैं. और ये हाईएस्ट फोरम होता है, ये हाईएस्ट जगह होती है जहां पर आप ये डिबेट्स और डिस्कशंस कर सकते हो. सो व्हाट आर द 4 फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट? पार्लियामेंट हेल्प इन मेकिंग लॉज. पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. Parliament has a say in money matters. And the last, Parliament is the highest forum of discussion and debate.
The last topic that we are going to discuss today is about Lok Sabha and Rajya Sabha. Who has more power? लोक सभा के पास ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास ज्यादा पावर है. If I talk about this, Lok Sabha has more power as compared to the Rajya Sabha in the following aspects. कौन से following aspects है, ध्यान से देखो. अगर कोई ऐसा बिल है, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक हाउस से पास हो गया और दूसरे हाउस से पास नहीं हुआ, मान लो there is a bill which is being passed by the Lok Sabha but which has not been passed by the Rajya Sabha. इस केस में क्या होता है, इस केस में एक जॉइंट कमेटी बुलाई जाती है. इन दिस केस अ जॉइंट कमेटी इज बीइंग कॉल्ड, और उस जॉइंट कमेटी के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और फिर वोटिंग करी जाती है. जनरल नॉलेज के लिए लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू राज्यसभा, इसीलिए जनरली लोकसभा जो चाहती है वो चीज प्रिवेल होती है. सो हमने क्या डिस्कस करा इसके अंदर. पहली चीज क्या है, पहली चीज, अगर कोई ऐसा बिल है जिसपे लोकसभा कुछ और कह, राज्यसभा कुछ और कह रही है, तो एक जॉइंट कमेटी बुलाई जाती है. जब ये जॉइंट कमेटी वो लोग बुलाते हैं तो इसमें दोनों के मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं. क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा होते हैं इसीलिए जनरली उनकी जो से है वो प्रिवेल करती है. फर्स्ट चीज. सेकंड, मनी रिलेटेड मैटर्स जो है, पैसे से रिलेटेड जो बिल्स हैं, जो लॉज हैं, उसके अंदर ज्यादा पावर किसके पास है, लोकसभा के पास ज्यादा पावर है. अगर मनी रिलेटेड कोई भी बिल है जो लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने पास नहीं करा, तो राज्यसभा उसको वापस रिवर्ट कर सकती है कि ये कुछ चीजें आप चेंज कर दो. लेकिन अगर लोकसभा वापस से वो बिल पास करके उनको सेंड करती है तो राज्यसभा को अल्टीमेटली वो बिल पास करना ही पड़ेगा. मनी रिलेटेड मैटर्स, मनी रिलेटेड बिल्स के अंदर लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है. एंड थर्ड इज अबाउट द नो कॉन्फिडेंस मोशन. जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्यों प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन पाते हैं, बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा का सपोर्ट होता है. अगर लोकसभा के मेजॉरिटी मेंबर्स उनसे ये सपोर्ट छीन लेंगे तो एक नो कॉन्फिडेंस नाम का मोशन होता है. इफ दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन गेट्स पास्ड देन एवरी मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैज टू रिजाइन. अगर ये नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास हो जाता है तो सारे मिनिस्टर्स को इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करना पड़ेगा. और ये पावर कहां पर होती है, ये पावर लोकसभा के अंदर होती है. सो दीज आर द थ्री मैटर्स वेयर लोकसभा हैज मोर पावर ओवर द राज्यसभा. इफ यू आस्क मी कि क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कभी इंडिया के अंदर हुआ है, तो हाँ, 1980s 1990s के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पे एक दो बारी उनके साथ ही नो कॉन्फिडेंस मोशन की चीज हुई थी. ओके, so with this we have covered the part 1 of working of institutions of class 9 civics. If you have any doubts you can ask in the comment section. Do like, share this video and leave your valuable comments. It serves as a very great motivation. Thanks a lot. I'll be stopping this video after 10 seconds so that you can note or click a screenshot of the above board. Thank you.